थे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन समय अनुसार अब बदलते हुए पेरेंट को भगवान हम ब्रह्मास्मि याद रखो, ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा है। कि बच्चा है वो औरत कैसी, लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, किस तरह से नाचेंगी। मुझे लगता है कि वो समाधि वाला जो अल्टीमेट है राजयोग, वो हमारे लिए भी है। नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू रोड के मनमोहनी वन में स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कार्यक्रम है एक मुलाकात, जिसमें हर बार एक नए मेहमान से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। इस बार हमारे साथ हैं श्रीमती सुनीता गोदारा जी, जो 1992 के एशियन मैराथन की चैंपियन रही हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। अब तक आपने 26 से ज़्यादा देशों में मैराथन में पार्टिसिपेट किया है। फुल मैराथन लगभग 76 फुल मैराथन में आपने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें 25 आपने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, लगभग 12 आपने सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। तो मैराथन की आप बिल्कुल स्पेशलिस्ट हैं। मैराथन धावकों को भी आप टिप्स देती रहती हैं। हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट की आप डायरेक्टर हैं और साथ ही नारी शक्ति केंद्र का संचालन भी आप करती हैं। तो आइए सुनीता गोदारा जी से मुलाकात करते हैं। सुनीता जी, आपका बहुत 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 गॉडलीवुड स्टूडियो में स्वागत है। ओम शांति। बहुत अच्छा बैकग्राउंड आपका है। हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से आपने एथलीट की दुनिया में या खेल की दुनिया में, मैराथन की दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। विश्व का कोने कोने में जाकर के आपने बहुत सारे खेलों में पार्टिसिपेट किया, साथ विशेष करके मैराथन में। तो ये खेल की जो शुरुआत है, दौड़ की शुरुआत है, ये कब से हुई? इसका शौक आपको कब से लगा, बचपन से या बड़े होने के बाद? देखिए, रनिंग का शौक तो बचपन से था। हमारी मैराथन में कहते हैं 2 तरह के रनर्स होते हैं। एक वो जो जिनको रनिंग का शौक होता है और वो मैराथन फिनिश करते हैं, मैराथन में पार्ट लेते हैं और अपने आप में जब हर साल वो अच्छा करते हैं, बेहतर फील करते हैं। एक वो मैराथन रनर्स होते हैं और एक दूसरे मैराथन रनर्स होते हैं जिन पहले वालों को हम जॉगर टर्न मैराथनर कहते हैं, और जो दूसरे वाले होते हैं वो ये होते हैं जो नेशनल लेवल के चैंपियंस होते हैं, 5000 में, 10,000 मीटर्स में और क्रॉस कंट्री रनर्स। जब वो 25 साल की उम्र को पार कर जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि अब वहाँ पर वो थोड़ा सा स्लो हो रहे हैं, तो वो मैराथन में स्विच ओवर करते हैं, तो उनकी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस होती है। ये होते हैं चैंपियन से चैंपियन बनने वाले, जो कि परफॉर्मर्स होते हैं। मैं पहले वाले ग्रुप की हूँ, जॉगर टर्न मैराथनर। तो मैंने जब शौकिया शुरू किया, शौकिया शुरू करते करते जब मैंने पहली बार 1984 में नेशनल मैराथन विन की और मुझे बॉस्टन मैराथन भेजा गया, चॉइस थी लंदन मैराथन और बॉस्टन मैराथन, तो मैंने बॉस्टन मैराथन को चूज़ किया। वहाँ जब मैंने देखा, यहाँ पर हम सिर्फ मुश्किल से 3 या 4 विमेन थी, 84 की बात कर रही हूँ मैं। और जब मैं सेकेंड मैराथन इंटरनेशनल करने गई बॉस्टन में, तो वहाँ मैंने देखा 1000 महिलाएं और वो सब 42 किलोमीटर दौड़ रही हैं। मैराथन का एग्जैक्ट डिस्टेंस 42 किलोमीटर होता है, आजकल हाफ मैराथन भी होती है 21 किलोमीटर। तो वहाँ के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर मैं वापस आई हूँ और मैं और सीरियस हो गई। तब मैंने थोड़ा सा सीरियस ट्रेनिंग करना शुरू किया। नहीं तो मैं श्री अरबिंदो आश्रम में रहती थी, लड़कियों को हॉस्टल में संडे को बिजी रखना होता है, उनको लेके कभी यहाँ रनिंग करने जाना, साइट सीइंग हम रनिंग करके करते थे। तो इस तरह से मेरा शौक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में परिवर्तित हुआ। वैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं अपने कॉलेज की बेस्ट एथलीट और अपनी यूनिवर्सिटी की, राजस्थान यूनिवर्सिटी की हूँ मैं, और बनसली विद्यापीठ से मैंने बीए किया है, वहाँ की मैं बेस्ट एथलीट रही हूँ। तो शौक भी था, क्योंकि मेहनत करती थी तो जीतती भी थी। बिल्कुल। तो आपने ये जो 92 का एशियन जो मैराथन हुआ, उसके लिए क्या विशेष तैयारी की? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आज तक कोई भी भारतीय 21 साल हो गए पाया है, और 21 साल के बाद भी। 21 साल हो गए और कोई और एशियन गोल्ड मेडल नहीं ले पाया है। क्योंकि हमारे चाइना और जापान के आप सब जानते हैं वर्ल्ड क्लास हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में, तो काफ़ी मेहनत करनी होती है। तो इसकी 92 में मैंने एशियन गोल्ड जीता है और मैंने 87 से साइंटिफिक ट्रेनिंग शुरू की थी। 84 से लेके 87 तक तो शौकिया दौड़ रहे थे और जीत रहे थे इंडिया में। जब 87 में शादी हुई, हस्बैंड फॉर्चुनेटली ऐसा मिला जो मेरी हॉबी थी, वो उसका पैशन था और उसने स्पोर्ट्स साइंसेस में मास्टर डिग्री की हुई थी, मैराथन में रिसर्च की हुई थी, तो मुझे तो घर बैठे एक अच्छा गाइड मिल गया। और हमने जो साइंटिफिक ट्रेनिंग शुरू की
उसके बाद साइंटिफिक ट्रेनिंग में हम जो कर रहे थे उसी में साइंस मिलाई। कैसे मिलाई साइंस? कि एक तो मेरा फैट परसेंटेज कम करना था, मुझे एक प्रॉपर बॉडी फ्रेम में लाना था। वो डाइट को मॉडिफाई किया, लॉट ऑफ फ्रूट्स, लॉट ऑफ सैलड एंड लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक चपाती, राइस एंड दाल, और स्किम्ड मिल्क, मतलब नॉर्मल मिल्क से स्किम्ड मिल्क पे आ गए। काफ़ी सारी लस्सी, नींबू पानी और ऐसे लो कैलोरी डाइट बट न्यूट्रिशियस डाइट लेकर हमने अपना फैट परसेंटेज को कम किया। क्योंकि डेली जब 20 किलोमीटर दौड़ना होता है तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आपकी डाइट में कोई कमी न रह जाए, नहीं तो आप फिर नेक्स्ट डे का वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। और साथ साथ वर्कआउट शुरू किए। मतलब पहले तो था कि रोज 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो मैराथन फिनिश करना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है अगर आप रोज 10-15 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने विन करना है तो उसके लिए वर्कआउट्स करने पड़ते हैं। तो स्पीड वर्क, फार्ट लेग, इंटरवल ट्रेनिंग, रेपिटेशन वर्क, जितने भी साइंटिफिक वर्कआउट्स होते हैं, जिम वर्कआउट, सब करने के बाद इन 1987 आई वाज डिक्लेयर्ड मोस्ट इम्प्रूव्ड मैराथन रनर ऑफ इंडिया। उस समय स्पोर्ट्स स्टार वगैरह मैगजीन आया करती थी, तो मैंने 40 मिनट्स इम्प्रूवमेंट किया। मेरा बेस्ट टाइम मैराथन का 2 hours 43 minutes है। तो अभी हम इंडिया में 2-3 ही महिलाएं हैं जिन्होंने ये पिछले 25 सालों में ये टाइम दिया है, बाकी अब नहीं दे रही हैं। तो मैं जिनको कोऑर्डिनेट करती हूँ एलीट रनर्स को, उनको मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मैराथन करनी है तो एटलीस्ट हम लोगों का टाइम तो तोड़ो, जिससे कि आप उस लेवल पे पहुंच सको कि आप एशियन क्लास हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो 92 की विशेष बात आपने कही, उसके लिए तो विशेष करके ट्रेनिंग आपने की ही और बहुत ज़्यादा मेहनत की। और आपको क्या लगता है, हम देखते हैं कि चाहे वो एशियन गेम्स हों या ओलंपिक्स हों या इस प्रकार के जो वर्ल्ड लेवल के जो गेम्स होते हैं किसी भी फील्ड में, तो भारत पदक में हमेशा पीछे रह जाता है। तो देशवासी जो भी हैं उनके मन में कहीं ना कहीं निराशा आती है कि हमारे देश के जितने भी खिलाड़ी हैं क्यों विन नहीं कर पाते। पहली तो बात, कारण क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, अच्छा हुआ आपने ये मुझसे पूछ लिया, क्योंकि ये बात मुझसे फॉरेन कंट्रीज में भी, मैं मलेशिया में रहती थी 5-6 महीने, वहां पर भी लोग हमेशा यही कह के ताना मारते हैं, ठीक है ना, हर जगह ये कहते हैं 120 करोड़ की जनता है और मेडल इतने कम है। तो इसका सिंपल सा आज आपके चैनल के माध्यम से मैं सारी जनता को, जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं, उनको बताना चाहती हूँ, ये एक पिरामिड है। हम 120 करोड़ हैं, लेकिन हम 120 करोड़ में से आप सब जानते हैं कि 50% तो रोजी रोटी में ही फंसे हुए हैं और कुछ तो भूखे भी सो रहे हैं। तो इस तरह की जब हालत है तो वो 120 करोड़ खेल नहीं रहे हैं, उसमें से सिर्फ 1 करोड़, पिरामिड ऊपर हुआ, 1 करोड़ खेलों में भाग लेते हैं। अब वो 1 करोड़ चैंपियन कैसे बनेंगे जब तक उनके अंदर पोटेंशियल नहीं होगा? तो उन 1 करोड़ में से 10 लाख, थर्ड लेडर में 10 लाख के अंदर पोटेंशियल होता है, लेकिन जिनके अंदर पोटेंशियल होता है वो चैंपियन कैसे बनेंगे जब तक उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, जब तक उनको वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी। उन 10 लाख में से सिर्फ 1 लाख को सुविधाएं प्राप्त होती हैं हमारे हिंदुस्तान में, और जब वो 1 लाख को जिनको सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उनमें से भी कईयों की कई प्रॉब्लम्स हैं, स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स है, उसके बाद उनकी फैमिली की प्रॉब्लम है, उनकी रोजी रोटी का इंतज़ाम नहीं है, सरकार अगर उनको बस खाना ही तो दे रही है ना कैंप्स में, और तो कुछ नहीं दे रही है, तो इस तरह से वो अपनी नौकरी की टेंशन में हैं। तो जब ये 1 लाख लोग हैं, उसमें से 10,000 पोटेंशियल निकल पाते हैं जो नेशनल लेवल पे, अपर लेवल पे होते हैं, एशियन क्लास होते हैं। उन 10,000 में से अब आप देख लो कितने मेडल आएंगे। तो उस हिसाब से तो इस सिनेरियो में हिंदुस्तान बहुत अच्छा कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सुधार की आवश्यकता है वास्तव में? जब हम देखते हैं कि अमेरिका है या चाइना है, ब्रिटेन है, वो इतने ज़्यादा मेडल्स लेके जाते हैं और उनकी तुलना में जब हम अपने आप को देखते हैं तो निराशा तो अवश्य होती है। सुधार क्या होना चाहिए? सॉल्यूशंस बिल्कुल सिंपल हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे वो स्पोर्टिंग कल्चर लाना पड़ेगा, और हमारा जो जीडीपी इतना लो है वो हाई हो जाए, उस दिन हम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कल्चर आ जाए, हमारी पॉलिटिकल विल स्पोर्ट्स के प्रति बेहतर पॉजिटिव हो जाए, और जो खिलाड़ी ग्रास रूट लेवल से उठाए जाते हैं उनको फिर पूरा नर्चर किया जाए चैंपियनशिप तक। मतलब क्या होता है, नेशनल टैलेंट प्रोग्राम होता है एक हमारे देश में, उसमें ट्राइबल से, रिमोट एरिया से बड़े टैलेंटेड बच्चे लाए जाते हैं। मेरे टाइम में जो छोटे बच्चे लाए गए थे 14 साल के, जो बहुत अच्छा कर रहे थे, उसके बाद जब मैं चैंपियन बनी,
मैंने वो सब लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स थी, मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ। जब तक मैं 6 साल में एक चैंपियन की तैयारी होती है और 6 साल में वो एशियन लेवल का बन जाता है, अगर उसको पूरी सुविधा मिले, पूरी अच्छी ट्रेनिंग मिले। उन लड़कियों में से कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाई, जबकि वो लड़कियां इतनी टैलेंटेड थीं कि उनमें से 1-2 तो बिल्कुल मेरे जितनी टैलेंटेड थीं। तो वो क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि वो कहाँ गायब हो गई, कुछ पता ही नहीं चलता। आप नेशनल टैलेंट सर्च प्रोग्राम में छोटे बच्चों को लेते हो और जैसे ही वो 18 से 19 साल के होते हैं, उनको उस प्रोग्राम में से निकाल देते हो। फिर वो कहाँ जाते हैं, कुछ पता नहीं। तो ये सिस्टम में जो इनके प्रोजेक्ट्स चलते हैं, आप बच्चों को अगर नर्चर किए तो भाई उनको बड़े होके जब उन्होंने चैंपियन बनना है, उनको पकड़ के रखो, उनको वो पूरी सुविधाएं जो आपने उसको बचपन में दी थी, बच्चे को दे दिया आपने पूरी सुविधा, उसको पूरा सिखा दिया, वो जूनियर चैंपियन बन गया। लेकिन बेचारा जैसे ही 20 वर्ष पार किया, यानी कि जूनियर से सीनियर बन गया, उसके बाद आप उसके माई बाप नहीं हैं। ये मैं बात कर रही हूँ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की, और जहाँ नेशनल कैंप या फेडरेशंस, फिर वो कहाँ जाएगा? नौकरी की तलाश करेगा। तो नौकरी की तलाश करेगा तो फिर नेचुरली अपनी ट्रेनिंग भूल जाएगा, पहले रोजी रोटी का इंतजाम करेगा। बिल्कुल, हर एक को तो पहले अपने पेट को ही देखना है, क्योंकि जब तक वो है, पेट कहते हैं कि जब तक पेट भूखा है तब तक तो और कोई कार्य किया ही नहीं जा सकता है। तो निश्चित रूप से सरकार को भी इस पे सोचना चाहिए, और साथ ही साथ जो भी हमारे खेल से जुड़े हुए और भी विभाग हैं, उनको भी इस विषय पे बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, ताकि आने वाले समय पे हम ज्यादा से ज्यादा मेडल्स हासिल कर सकें। सुनीता जी, आप एक प्रोग्राम में आई थी यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में, जिसका विशेष लक्ष्य ही था कि वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स, कॉल ऑफ टाइम। तो आपको क्या लगता है कि वैल्यूज कितने आवश्यक हो गए हैं वर्तमान समय में स्पोर्ट्स में? देखिए, जो भी थोड़े बहुत हमारे यहाँ चैंपियंस बने हैं, आप एक चैंपियन से बात कीजिए, बिना वैल्यूज के आप चैंपियन बन ही नहीं सकते। तो जो वैल्यूज हैं उसमें आपका पॉजिटिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, आपके अंदर एथिक्स होने चाहिए, आप ड्रग्स से दूर रहने चाहिए। अगर ड्रग्स लेते हैं, वैल्यू खराब करते हैं अपनी, तो जब पकड़ में आ जाते हैं तो उसके बाद उनकी जो डीफेम होता है, हम हिंदुस्तान में अगर चैंपियन नहीं बन सकते हैं तो ड्रग फ्री रह के एटलीस्ट अपने एथिक्स को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं कि एक हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां पर खिलाड़ी बिल्कुल क्लीन है। तो हमने तो क्लीन स्पोर्ट्स इंडिया की फाउंडर मेंबर भी मैं हूँ। हम यही एडवोकेट करते हैं, ड्रग फ्री रहो, क्योंकि ड्रग्स आपको चैंपियन नहीं बनाती। चैंपियन आपको आपका पोटेंशियल, आपका हार्डवर्क बनाता है। उस 10% के लिए अपने वैल्यूज को गिराना बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो ड्रग्स की बात आजकल ज़्यादातर, चाहे कोई भी फील्ड हो, हमें देखने में मिलता है कि ड्रग्स लिया और उसके पश्चात शायद वो ये सोचते हैं कि हमारी पोटेंशियल बढ़ गई। मैं जानना चाहूँगा तमाम दर्शकों के लिए भी कि क्या ड्रग्स लेने के बाद उनकी जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाती है, इसको वो सर्वाइव कर पाते हैं, आगे तक ले जा पाते हैं, और गोल्ड मेडल या जो भी मेडल्स जीतने के लिए ये कहाँ तक जरूरी है, आवश्यक है? देखिए, अगर जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, अगर उनके मन में अभी तक ये था कि ड्रग्स लेने से ये चैंपियन बनते हैं, तो वो अपने दिमाग से निकाल दें। क्योंकि अगर ऐसा होता, और ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे लोग ड्रग्स ले रहे हैं, तो फिर सारे ही ओलंपिक चैंपियन और एशियन चैंपियन होते। ऐसा नहीं है ना, हिंदुस्तान में बहुत कम मेडलिस्ट हैं। सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है उसके अंदर पोटेंशियल हो। फिर जो हमने पिरामिड बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनको सारी सुविधाएं मिलें, वो हार्ड वर्क करें, डिटर्मिन्ड हो, डिसिप्लिन हो, तब जाके वो 90% आपका पूरा टैलेंट और आपका हार्डवर्क होता है। 10% ये जो ड्रग्स हैं, जो आपको वैसे फिजिकली बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन उनमें जो भी इंजेक्शंस हैं या गोलियां हैं, उनसे थोड़ा सा मसल एनहांस हो जाती है, पेन बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, लेकिन आपका लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, आपको कोई भी इंजरी होती है तो वो क्रॉनिक हो जाती है। मैं हमेशा जब भी थोड़े से इनके फ़ायदे बताती हूँ तो इनके नुकसान ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि जब तक हम ये नहीं बताएंगे तो हमारे जो छोटे खिलाड़ी हैं, यंग खिलाड़ी हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि उनके दिमाग में जिनके वैल्यूज़ नहीं हैं, जिन कोचेस के या सिस्टम में जिनके पास वैल्यूज़ नहीं है, वो उनको कहते हैं अरे तुम स्टेट लेवल के हो गए, अब नेशनल लेवल का होने के लिए तो इंजेक्शन तो लगाना ही पड़ेगा। तो कभी भी आप, अब मैं मैराथन चैंपियन हूँ, मैं किसी भी मैराथन रनर से आप पूछेंगे जो चैंपियन लेवल का है या इंटरनेशनल विन कर रहा है और नेशनल मैराथन चैंपियनशिप ले रहा है, कोई भी ऐसी ड्रग दुनिया में नहीं हुई जो आपको 3 मिनट्स पर किलोमीटर की पेस से दौड़ा दे। आपको उसके लिए 3 मिनट्स पर किलोमीटर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी ड्रग ऐसी नहीं है जो आपके अंदर फास्ट ट्विच फाइबर्स ला दे जिससे कि आप 10 सेकंड से नीचे दौड़ सकें, नहीं है।
तो इसका मतलब आपको पूरी मेहनत करनी है, और आपके अंदर अगर वो फाइबर्स हैं, फास्ट ट्विच फाइबर्स, या आपके अंदर वो एंडोरेंस है, तभी आप उसको सस्टेन कर पाएंगे। अब 10% फायदा होता है, उसके लिए अपना 90% क्यों खराब करना। बिल्कुल, तो ये एक प्रकार की जो मेंटालिटी बन गई है कि शॉर्टकट अपनाएं और जल्दी से सफलता प्राप्त कर लें, तो भले ही सफलता थोड़े समय के लिए हैं तो बहुत बुरा फिसलते हैं। बिल्कुल, ऐसे फिसलते हैं कि हमने कईयों को देखा है वापस नहीं आ कभी पाते, उठ ही नहीं पाते हैं। Yes, you are तो भले ही हम लंबी वैल्यूज के आधार पर मेहनत करते हुए यदि थोड़े समय देर बाद भी पहुंचते हैं, तो भी हम वहां पे स्थायी रह अच्छा, पाते दूसरी हैं। बात एक और है इसमें, ड्रग्स में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जी। अगर स्टेट लेवल का खिलाड़ी ड्रग्स लेने लगता है तो उसकी स्टेग्नेशन आ जाती है, फिर वो नेशनल लेवल में मेडल नहीं ले पाता। नेशनल, ठीक है, आपका 90% था, आपने 10% करने के लिए ड्रग्स ले ली और आप नेशनल में पहुंच तो गए, लेकिन नेशनल चैंपियन नहीं बन पाओगे, क्योंकि वहीं पर स्टेग्नेशन आ जाएगा। ड्रग्स का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपकी परफॉर्मेंस को स्टेग्नेट कर देता है। बिल्कुल, तो वैल्यूज बहुत ज्यादा आवश्यक हैं। चलिए, एक तो ड्रग की बात हुई, लेकिन इसके अलावा जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, वो और कहाँ तक खिलाड़ियों के लिए आवश्यक हैं? सुनीता जी, मैं जानना चाहूंगा। देखिए, उनका एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका एटीट्यूड, उनकी डिसिप्लिन, लेजर लाइक कंसंट्रेशन, ये सब हमें वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स में सिखाया जाता है। जी। दूसरा, अगर ये सब नहीं होगा तो पहली बात तो वो चैंपियन लेवल पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम अगर एक डिवाइन सोल बनना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, तो अच्छा इंसान बनने के लिए हमारे अंदर ये वैल्यू वाली क्वालिटीज़ आना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारी पॉजिटिव लाइफस्टाइल हो, हमारे अंदर कोई गंदी आदतें ना हो, और जिस तरह से नियम कायदे कानून के अंदर रह के हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ें, तो ये वैल्यूज होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो और हमने ब्रह्म कुमारी में आके जो शिविर किया 4 दिन का, उसमें मेडिटेशन के जो सहज तरीके बताए गए, मेरा तो ये मानना है कि हर खिलाड़ी को मेडिटेशन पे ध्यान देना चाहिए। जो खिलाड़ी ये सोचते हैं कि मेडिटेशन तो सिर्फ योगियों का काम है, वो ऐसा नहीं है। हर खिलाड़ी को अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है, और स्टेट लेवल से आप करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर वो विल पावर, वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा। मैंने 1982 में योगा का डिप्लोमा किया, और उस वक्त से अपने मैराथन रनर्स को भी, अपने फेलो पार्टनर्स, जितने हमारे रनिंग की ग्रुप होता था, उनको भी शवासन ध्यान करा के उनको वो अच्छा फील होता था। तो जो लोग करते हैं वो बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, और जो मेडिटेशन नहीं करते उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो पाती है। यहाँ जो राज योगा मेडिटेशन सिखाया गया सुनीता जी, ब्रह्मा कुमारी विशेष करके राज योगा मेडिटेशन सिखाती हैं, तो ये जो राज योगा मेडिटेशन है, ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है? 100% हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें एक तो इतनी सहजता है कि आप बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, पालती करके बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के कर सकते हैं। दूसरी बात कि जब आप इस मेडिटेशन को सीखते हैं, इसके साथ में जो वैल्यूज सिखाए जाते हैं, इनके जो राजयोग के जो 8 अंग हैं, राजयोग में जो वैल्यूज बताते हैं, 8 उस सहनशीलता और शक्तियों की बात बताई जाती है। शक्तियों की बात, हाँ, राजयोग की शक्तियां बताई जाती हैं। तो ये एक पूरा कोर्स है और इतना सहज है कि आपको ये पता चलता है कि आप आत्मा है, ये आपका शरीर है, और आप जो सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। तो अगर आपने धारण करना है, कोई संकल्प करना है कि आपने मेडल जीतना है, तो उसके लिए आपको कर्म तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने धारण कर लिया कि आप जीतेंगे इस रेस को, इस स्पोर्ट्स को, इस गेम को, तो जब आप मेडिटेशन करते हैं और उसको, उस संकल्प को धारण करते हैं, तो वो आपको मिल जाता है। बिल्कुल, तो जब हम योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो निश्चित रूप से हमने जो संकल्प लिया है उसमें एक दृढ़ता बनी रहती है। हम कभी हारते नहीं, हमारा कमिटमेंट बना रहता है और लगातार हम अभ्यास करते रहते हैं। आपकी कैसी अनुभूति रही? यहाँ आप पहली बार आई हैं सुनीता जी, ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर्स में। आपने भी 4 दिन का शिविर अटेंड किया, मेडिटेशन आपने किया, आपकी अनुभूति कैसी रही? देखिए, अभी तक जो मैं मेडिटेशन करती थी वो योग निद्रा वाली होती थी, जो हमने योग में सीखा था। यहाँ पर राजयोग सीखकर जो उसमें क्वालिटीज़ बताई गई, राजयोग की जो शक्तियाँ बताई गई, अगर इंसान उन शक्तियों को फॉलो करे, वो 8 शक्तियों को अपने अंदर धारण कर ले कि मैंने सहनशीलता बरतनी है, और मैंने दृढ़ निश्चय करना है, मैं हमेशा अच्छा सोचना है, और सारे
पॉजिटिव थॉट्स को रख के, और आपको अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। क्योंकि आधी प्रॉब्लम स्पोर्ट्स में स्पेशली, आधी इंजरीज, आधी प्रॉब्लम तो यहाँ ही होती हैं। तो जब आप अपनी शक्तियों को बढ़ाकर या मेडिटेशन करके जब आप अपने संकल्प को इतना बढ़ा लेते हैं कि आपकी सोच ही पॉजिटिव हो जाती है, तो फिर आप ऊंचाइयों को छू लेते हैं। बिल्कुल। तो आप जिनके साथ भी जुड़ी हुई हैं, आप भी बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग देती हैं, गाइड करती हैं, जो भी लंबी रेस में दौड़ने वाले हैं, मैराथन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो उन्हें भी निश्चित रूप से ये सजेस्ट जरूर जो यहाँ से सीख के गई हूँ वो जरूर सिखाऊंगी। और ये था कि मैं अभी तक तो जो मानती थी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार तक तो मैंने किया तो मैं चैंपियन बनी, बहुत सारी मैराथन्स जीती। मलेशिया में मैं मैराथन क्वीन के नाम से जानी जाती थी पूरे 7 साल तक। लेकिन यहाँ पर जो समाधि का पार्ट था वो मैं हमेशा सोचती थी वो तो योगियों के लिए होता है, हम तो दौड़ते हुए मेडिटेशन कर लेते हैं, काफ़ी है। लेकिन जितनी सहजता से, जितने सरल तरीके से और जितने वैल्यूज़ वाला राजयोग यहाँ बताया गया, तो अब मुझे लगता है कि वो समाधि वाला जो अल्टीमेट है राजयोग, वो हमारे लिए भी है, वो हमें भी करना चाहिए रोज। बिल्कुल। तो केवल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ही नहीं, लेकिन हम तो ये सजेस्ट करते हैं कि सभी इसे करें, ताकि उनके जीवन। अब मैं compete नहीं कर रही हूँ, अब मुझे कोई मेडल नहीं जीतना है, लेकिन राजयोग बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, अपने विचारों को सही करने के लिए, जो ये डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा है इस देश में, तो मेरे हिसाब से राजयोग सभी को प्रैक्टिस करना चाहिए। भारत बदल जाएगा। लोग अपने को परिवर्तन करना है तो अपने को परिवर्तन करने के लिए सब राजयोग करना शुरू कर दें, सारा हिंदुस्तान शांतमय और अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, एक बहुत अच्छी बात आपने कही है कि राजयोग के माध्यम से एक व्यक्तिगत परिवर्तन होता है, वैचारिक परिवर्तन होता है, जिससे जीवन में परिवर्तन आएगा और हम जो परिवर्तन देखना चाहते हैं देश में, वो परिवर्तन आएगा। बहुत सुंदर चीज़ है। आप सुनीता जी विशेष करके जो हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट चला रही हैं, उसके अंतर्गत आप नारी शक्ति केंद्र का भी संचालन करती हैं, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप कराती हैं। इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैंने जब तक मैं एशियन मैराथन जीत रही थी और उसके बाद जब तक मैं कॉम्पिटिटिव रनिंग में रही, करीब 15 साल मैंने इसमें बिताए हैं, तो तब तक तो मैं प्रैक्टिस कर रही थी और सिर्फ प्रैक्टिस कर रही थी, फॉरेन कंट्रीज जा रही थी और जीत रही थी। उसके बाद मुझे लगा कि अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ, अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो आई हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। और ये सोच के मैंने सबसे पहले हेल्थ रन्स कराने शुरू किए थे। स्पोर्ट्स की थी तो हेल्थ रन कराने शुरू किए। तो नेचुरली जब आप बड़े इवेंट्स कराते हैं, आप अपने बाद सबको वो मैसेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास कोई संस्था तो होनी चाहिए जिससे कि आप उसको स्प्रेड कर सकें। तो हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट हमने 94 में रजिस्टर की और हमने इवेंट्स कराने शुरू किए। सारे स्कूल के, कॉलेज के, NGOs के लोगों को इकट्ठा करके हम हेल्थ प्रमोट करते थे किसी भी सोशल कॉज के साथ। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़, HIV एड्स अवेयरनेस, TB अवेयरनेस प्रोग्राम और से नो टू टबैको। अब शुरू हुआ था 4 साल पहले सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन। और जब दामिनी केस हुआ तब महिला सुरक्षा हमारा अधिकार, इन मैसेजेस के साथ हमने प्रोग्राम हम कर रहे हैं पिछले 11 के साथ। आप फिर इस प्रकार की मैराथन 15 साल से मेरी संस्था चल रही है। 11 साल से मैं इस तरह के इवेंट्स कर रही हूँ दिल्ली में 5 कॉज लेके, और हर साल रिपीट करते हैं। ये करने के बाद में खुद गवर्नमेंट ने मुझे कॉल किया था, दिल्ली गवर्नमेंट ने, क्योंकि उन्होंने हमारे प्रोग्राम्स देखे, वो हमारे प्रोग्राम के पार्टनर्स थे। हम कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट के साथ में मिलकर ये प्रोग्राम्स करते थे, WHO के साथ, यूनिसेफ के साथ। फिर दिल्ली गवर्नमेंट में जब स्त्री शक्ति शुरू हुआ, जिसको कहते हैं जेंडर रिसोर्स सेंटर, सामाजिक सुविधा संगम, तो महिलाओं की उत्थान के लिए प्रोग्राम, वो भी स्लम की महिलाओं के लिए, दिल्ली में बहुत स्लम है। तो तब मुझे कॉल किया गया और ये कहा गया कि जब ये इतने अच्छे प्रोग्राम कर रही है, इतने सोशल कॉज के साथ, तो ये स्त्री शक्ति केंद्र बहुत अच्छा चलाएगी। उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग कंपलसरी है, लीगल अवेयरनेस होनी चाहिए, हेल्थ अवेयरनेस होनी चाहिए, उनका जो भी स्लम में और प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए एक सामाजिक सुविधा केंद्र होना चाहिए जहाँ पर वो अपने राशन कार्ड बना सकें, उनके घर की मुश्किलों को हमारे काउंसलर्स सॉल्व करते हैं। इस तरह का प्रोग्राम है वो। 3 साल मैंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर किया और उसके बाद अब हमारा नारी शक्ति केंद्र, स्त्री शक्ति केंद्र बिल्कुल सेल्फ सस्टेनेबल है, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग होती है,
कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग है, कटिंग टेलरिंग का है, ब्यूटी कल्चर एंड हेल्थ केयर का है, उनकी लीगल अवेयरनेस होती है। लीगल अवेयरनेस वाले, मैं हमेशा गवर्नमेंट के साथ जुड़ के काम करती हूँ, तो लीगल अवेयरनेस के लिए दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के काउंसलर्स आते हैं महीने में 2 बार, और वो हमारे स्लम के लोगों की समस्याएं सुलझाते हैं। फिर मुझे लगा कि हम 7 साल से ताइक्वांडो कर रहे थे और बीच में ये सारा जो कुछ हो रहा है, दामिनी केस हुआ ये, तो मैंने कहा कि नहीं, जितनी लड़कियाँ 75 लड़कियां अगर मेरे यहाँ आती हैं वोकेशनल ट्रेनिंग सीखने, उनके लिए सबके लिए फ्री सुविधा है सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम करने की, क्योंकि हमारी एक स्लम की महिलाओं के लिए, स्लम की लड़कियों के लिए ताइक्वांडो एकेडमी भी चलती है। तो मेरे सेंटर में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो सब मार्शल आर्ट सीखते हैं, सेल्फ डिफेंस सीखते हैं। एक ताइक्वांडो एकेडमी के साथ साथ एक डांस स्कूल है, जो डांस स्कूल इसलिए मैं चला रही हूँ कि वो जो कोरियोग्राफर है वो स्लम का है, तो उस बच्चे को एनहांसमेंट देने के लिए डांस स्कूल चलता है। बुजुर्ग सेवा केंद्र हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर चला रहे हैं, रिक्रिएशन सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन, और ये सब अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए होता है। चलिए, बहुत सुंदर है। बाह्य रूप से तो आप इन सबको सशक्त कर ही रही हैं, अब आंतरिक सशक्तिकरण के लिए भी जो विशेष राजयोग आप यहाँ से सीख के जा रही हैं, निश्चित रूप से इसे भी आप वहाँ अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि सभी लोग ये मैंने सोच लिया है भी सशक्त होंगे। एक तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा है कि जब हम शिविर करते हैं, अभी जैसे 4 दिन का हमने किया, तो हमें सारे डीवीडीज दे दिए गए हैं। तो बहनों ने जो भी कुछ राजयोग का बताया है उसके नोट्स भी मेरे पास हैं। पहले तो हमने सोचा था कि हम नोट्स से ही कराएंगे, लेकिन अब ये है कि सारी डीवीडीज हैं, तो क्योंकि मेरे पास में सेंटर है, मैं अगर वहाँ पे वीडियोस दिखाऊं बच्चों को, तो और अगर हम एक दिन फिक्स कर लें हफ्ते में एक दिन कि जिस दिन मेरी वहाँ विजिट होती है उस दिन एक लेसन होगा, तो उनके ऊपर असर जरूर होगा, क्योंकि राजयोगा है ही ऐसा असरदार। क्योंकि आप मानती हैं इस चीज को कि बाहरी सशक्तिकरण तो ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आंतरिक सशक्तिकरण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और जब व्यक्ति आंतरिक रूप से सशक्त हो जाता है तो बाहर जैसी भी सिचुएशन हो उन सब चीजों को इजीली वो फेस कर पाता है। अंततः मैं सुनीता जी चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे होंगे हमारे देश में, हमारे दर्शकों में, जो इस प्रकार की जैसे दौड़ने में बहुत रुचि रखते हैं, मैराथन में पार्टिसिपेट आदि करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या टिप देंगे? मैराथन रनर्स के लिए टिप्स हैं, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो रोज़ आपको, अगर आपने 21 किलोमीटर से शुरू करिएगा, एकदम से 42 किलोमीटर में नहीं जाइएगा, तो आपको रोज़ का एवरेज 8 से 10 किलोमीटर दौड़ना है, और छुट्टी वाले दिन या संडे को आपने 15 से 18 किलोमीटर दौड़ना है। अगर इतना अभ्यास आप कर रहे हैं बिना किसी वर्कआउट के, सिर्फ जाइए सुबह के टाइम में और दौड़िए, थोड़ा मेडिटेशन करिए और थोड़ा डिसिप्लिन में रहिए, जल्दी उठिए, जल्दी सोइए, खाना बिल्कुल सात्विक खाइए और टाइम से खाइए, न्यूट्रिशन पूरा लीजिए, तो आप मैराथन जब फिनिश करेंगे तो आपकी बॉडी में कोई पेन और एक्स नहीं होंगे। पहली बात तो आप एंजॉय करेंगे रनिंग। अगर आपको परफॉर्मेंस करनी है तो फिर आपको वर्कआउट्स करने पड़ेंगे, जिसमें आपको स्पीड वर्क भी करना होगा, इंटरवल ट्रेनिंग करना होगा, थोड़ा सा जिम में जाना होगा, और ये जो किलोमीटर हैं ये 8-10 किलोमीटर से काम नहीं चलेगा। अगर आप 21 किलोमीटर्स में अच्छी परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, टाइम अपना इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपका एवरेज वीक में 80 किलोमीटर होना चाहिए और डेली का 10 से 12 किलोमीटर का एवरेज होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी, आपने बहुत सुंदर संक्षेप में बहुत प्यारे टिप्स दे दिए हैं, और दर्शक जो रुचि रखते हैं इसमें निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे, आपसे संपर्क भी करेंगे और निश्चित रूप से आगे अपने जीवन में बढ़ेंगे। आपका बहुत 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 शुक्रिया। ओम शांति। मित्रों, आप थी सुनीता गोदारा जी, जो कि बहुत अच्छी तरह से एशियन गेम्स में भी इन्होंने बहुत सुंदर अपना परफॉर्मेंस दिया, और साथ ही आज भी हमें बहुत सुंदर इन्होंने टिप्स दिए। और विशेष जो हमारी चर्चा रही वो चर्चा ये कि मूल्यों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आज जीवन में। मूल्यनिष्ठ जीवन ही वास्तव में हमें श्रेष्ठता की ओर, ऊंचाई की ओर ले जा सकती है। कई बार सफलता प्राप्त करने के लिए हम शॉर्टकट अपना लेते हैं, लेकिन शॉर्टकट अपनाने के बाद जब हम फिसलते हैं तो बहुत नीचे चले जाते हैं, जहां से उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम मूल्यों को अपने जीवन में धारण करें, और साथ ही राजयोग का अभ्यास भी आपको आंतरिक रूप से इतना सशक्त बना देता है कि आपने जीवन में जो भी लक्ष्य रखा है उसे आप अवश्य हासिल करते हैं। तो आप इनका अभ्यास करते रहें, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा देश बहुत जल्दी से जल्दी इतनी ऊंचाई तक पहुंचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल हमारी झोलियों में आएंगे। तो हम मूल्यों पर और मेडिटेशन के ऊपर ध्यान दें और अपने देश को
सर्वोच्च शिखर की ओर ले चलें। एक मुलाकात में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। मुलाकात